डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लगा चुके हैं और न्यूमेरिकल्स फार्मूलों को याद करिए, उनके बेसिस पर और न्यूमेरिकल्स लगाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होते जाएंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैप्स करने के लिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आप उस कॉन्सेप्ट को और फील कर पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को और लगा पाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स को खूब लगाइए, प्रैक्टिस करिए। नहीं आ रहा है तो उन न्यूमेरिकल्स को पूछिए, अपने टीचर से, जो भी आपके सोर्स हैं उनसे पूछिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो हम बात या रिकॉल कराते हैं वो हम बात कराते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस दोनों चैप्टर का है वो है, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग में एक जो है एक फील्ड डेवलप करता है। आपको याद होगा, एक फील्ड डेवलप करता है और इस फील्ड के अराउंड अगर कोई चार्ज ले आए, जिसको हम लोग बोलते थे टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को लाकर रखें, तो इस टेस्ट चार्ज को अगर रखते हैं तो इस टेस्ट चार्ज पर आपने देखा था कि एक फोर्स लगता है, आपको याद है, और उस फोर्स F की वैल्यू होती थी QE या Q0E, अगर टेस्ट चार्ज Q0 मान लें तो। अब ध्यान से देखिए, आपको दो बातें बताई गई थी कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आपको शायद ये याद होगा। अब इस चैप्टर में ही भी हम चार्ज एट रेस्ट की ही बात करेंगे, लेकिन हम इस बात को, जो फोर्स है, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है कि अगर कोई चार्ज या टेस्ट चार्ज किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। अब देखिए, एक सिंपली मेथड देखिए यहाँ पर, अगर ये चार्ज है, इस चार्ज को हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये चार्ज हमारा रखा है, इस चार्ज की टेंडेंसी क्या है बताइए। इस चार्ज की टेंडेंसी है कि ये इधर जाना चाहता है, ठीक है, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना चाह रही है। लेकिन अगर इस चार्ज को इधर मूव कराना चाहें, तो यहां पर क्या होगा, हमको इसके बराबर इक्वल अमाउंट में ये एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और इस चार्ज को यहां से यहां पर इधर मूव कराना चाहेगा। तो ध्यान से देखिए, आपके साथ फोर्स जुड़ गया और आप अगर इस चार्ज को कुछ डिस्टेंस मूव कराना चाहते हैं, कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए, x डिस्टेंस मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो देखिए फोर्स के साथ एक क्वांटिटी जुड़ रही है, डिस्टेंस, या जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अगर आप इसको डिस्प्लेस करा सकते हैं तो 100% आपको रिकॉल होगा, क्लास 9 से आप पढ़ने चाह रहे हैं कि अगर फोर्स के साथ कोई भी डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटी जुड़ती है तो यहां पर क्या होता है, जी हां, वर्क। तो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में जो आप मेनली पढ़ेंगे, जिस पर फोकस होंगे, दैट इज द वर्क। अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं और वो मूव कराना कुछ डिस्टेंस तक होता है, कुछ डिस्टेंस तक मूव कराते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उसका मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं
तो 100% क्या होगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। तो आप इस टॉपिक पर हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे। अभी हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कोई कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं किए हैं, यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि वर्क कैसे होता है। तो मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्री छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अलोंग इस पर क्या लगाएगी, फोर्स। तो यहाँ पर अगर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया तो यहाँ पर 100% क्या होगा, वर्क होगा। तो इसी वर्क को हम पहचानेंगे। यहाँ पर इस वर्क को निकालना चाहेंगे, वर्क डन का अमाउंट क्या है। तो इस वर्क डन से ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर आएंगे। इसी वर्क डन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नेचर कैसे होता है, फील्ड का नेचर कैसे होता है। आपको याद करा दें, रिकॉल करा दें कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि फील्ड दो तरह की होती है, एक होती है कंजर्वेटिव फील्ड और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। याद होगा आपको, हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। हो सकता है 11th की बातें आप भूल गए हों, तो इन सब बातों को रिकॉल करते हुए, समझते हुए हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उस पर लगने वाले वर्क या जो वर्क डन होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बाहर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। आपने एक चार्ज पार्टिकल Q नॉट, यहाँ पर ऑब्जर्वेटिंग चार्ज पार्टिकल Q नॉट लिया है और इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेकर स्लोली आप B पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल को A से B पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। तो अगर ये किसी समय यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये dr मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, आपको पता है अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q नॉट है और इस Q नॉट चार्ज पार्टिकल को आप इस पाथ पर स्लोली मूव करा रहे हैं, इस पाथ पर वेरी स्लोली मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको स्लो मूव करा रहे हैं तो इस पर जो है, देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आप क्या देख रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगेगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको इधर जाने से रोकने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस पर एक एक्सटर्नल एजेंट। अगर आप मूव करा रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट को इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे Q नॉट चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से देखिएगा, तो अगर इस Q नॉट चार्ज पार्टिकल को आप मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और आप इस पर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो जिससे कि इसका मोशन इधर ना हो, इसी पाथ को ये फॉलो करता हुआ आगे बढ़े। तो इसको मूव कराएंगे तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा वो कितना होगा, तो वर्क डन बाई आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dr। और यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, F एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, जिससे ये उधर ना जाए। लेकिन अगर आपको इधर मूव कराना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल एजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू dr।
dr डिस्टेंस, ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क लगाया गया फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट dr किया गया है। तो अगर आप इसको ये जो है dw है, अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, W एक्सटर्नल निकालना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे W एक्सटर्नल को कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे A to B F एक्सटर्नल डॉट dr। इसको और ओपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A to B F एक्सटर्नल dr cos 180। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है इसको और ओपन करेंगे, cos थीटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको और ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी Q नॉट E, या आप इसको E डॉट dr ही रखे रहिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रखे रहिए। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q नॉट E डॉट dr, और यहाँ पर Q नॉट E ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पर माइनस भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से W एक्सटर्नल इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस A टू B E डॉट dr के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर Q नॉट भी बाहर रहेगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस वर्क डन को अगर आप, ये जो है हमारा वेक्टर के फॉर्म में है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंस हो सकती है यहाँ पर। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है, और ये हमारी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। और हमारा जो वेक्टर डी आर है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये आपने 11th में पढ़ा है, माइनस Q नॉट A टू B, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है। अब आप इसके डॉट प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको पता है आई आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और सब 0 हो जाएंगे, जे जे का डॉट प्रोडक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस Q नॉट, ये सॉरी यहाँ A टू B रहेगा, A टू B ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये आपका जो है वर्क डन होगा। तो मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q नॉट A टू B ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। देखिए ये एक वेक्टर फॉर्म में वर्क डन का आपको फार्मूला पता चल गया। आप लोग चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में आप तैयारी कर रहे हो, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो एग्ज़ाम की, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इस फॉर्मेट को आप इंटीग्रेशन से डरेंगे या आप इसको नहीं यूज कर पाएंगे नहीं, तो फिर आप जो है फिर आपके लिए समस्या है। जान लीजिए, आप इंटीग्रेशन पोर्शन को पढ़िए, आपके जो मैथ के टीचर हैं उनसे समझिए, और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है।
जब आपका 11th क्लास शुरुआत में आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जा रहा था तो आपको 100% इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए थे। अगर आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हैं तो आप इस टॉपिक को लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये फार्मूला हमको मिला वर्क डन का, ये क्या मिला है आप ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा ये फार्मूला है और उसको और सिंप्लीफाई किया, जब आपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा तो ये फार्मूला मिला है। तो ये जो हमको ये मिला है, इसको आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको जो मिला, ये किसी भी जो है चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन का ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप सिंपली ध्यान दे सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना है, क्योंकि जो भी टॉपिक के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं फार्मूले पर बनते हैं। तो देखिए इस फार्मूले पर हम तुरंत एक क्वेश्चन भी लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं उस टॉपिक पर तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज Q = 1 माइक्रोकूलम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻² I कैप वोल्ट पर मीटर। 10⁻² I कैप वोल्ट मीटर का मतलब क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ A1 टू पॉइंट B34, मतलब एक चार्ज है आपके पास, एक चार्ज है कितने कूलम का, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻² वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको मूव कराना है। तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स वाई, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पर भी बी पॉइंट पर भी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट 1 2 से आप इसको क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क डन आप जब आप निकालेंगे तो हमारा W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को देखिए, माइनस Q0 की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए ये है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम है, तो इसको हमने कूलम में बदल दिया। अब देखिए ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा EX कहाँ से है, 1 से 3 तक है, और EX डायरेक्शन में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये X 1 से 3 है, 1 से 3, EX की वैल्यू है 10⁻², और यहाँ पर क्या आ जाएगा DX, प्लस अगर Y की बात करेंगे तो Y कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 4, और EY की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो EY क्या हो जाएगा 0, और DY प्लस EZ तो है ही नहीं, कोऑर्डिनेट भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यह आ जाएगा -10⁻⁻6, 10⁻² बाहर आएगा, डॉट 1 2 3 DX। ये आपने पहले से पढ़ा है। अगर आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन पोर्शन मजबूत है तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा -10⁻⁻6, 10⁻², आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x होगा, आपको पता है 1 2 3, तो ये आ जाएगा -10⁻⁻4, और यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा -2 × 10⁻⁻4 जूल। दैट इज द आंसर, ठीक। तो यहां से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, आई होप। तो इससे भी टफ क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकते हैं। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में दे देगा, z डायरेक्शन में भी देगा, तो ये भी और ये भी फैक्टर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे।
अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगा लिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, आप 11th में पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, आप 11th में पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आपको ये बताया गया था ग्रेविटेशनल फील्ड में कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाते हैं अंडर ग्रेविटी, मतलब अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, आप याद करिए, इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, ये आपको याद गया होगा कि WAB, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, ए से सी तक ले जाने में वर्क डन और प्लस सी से बी तक ले जाने के वर्क डन। मतलब जो आपका WAB होगा ये बराबर होगा इन दोनों के सम के वर्क डन के, मतलब WAC प्लस WCB। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड थी, अगर आपको याद होगा, और ये कॉन्सेप्ट था कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है और केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। याद करिए, आप इसको ऐसे ऐसे घुमाकर भी यहाँ पर पहुँचाएं तो वर्क डन जो है केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप किसी भी पाथ पर डिपेंड करें। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये उसी से रिलेटेड है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, तो यहाँ पर भी जान लीजिए कि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अभी अगर आपने जो पढ़ा वर्क डन, आपने क्या पढ़ा, वर्क डन, तो क्या हमारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड करता है कि नहीं। लेकिन अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो 100% है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे, समझेंगे। आपको ये जानना भी बहुत ही जरूरी है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है जिस पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाए तो चार्ज पार्टिकल केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वर्क डन हम यहाँ प्रूफ करने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो देखिए इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ध्यान से देखिए, और इस यहाँ से एक इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर एक चार्ज Q0 है। इस चार्ज Q0 को हम लोग A से C और C से B ले जा रहे हैं। अब हम क्या शो करना चाहते हैं कि A से C तक ले जाने में वर्क डन और C से B तक ले जाने में जो वर्क डन है, क्या वो वर्क डन A से B तक ले जाने में वर्क डन के बराबर होगा या नहीं। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर A से B तक ले जाने में हमारा वर्क डन देखें तो ये जो है हमने एक बार पाथ कौन सा फॉलो किया, A to C देन C to B। तो क्या ये जो पाथ फॉलो है इस पूरे पाथ पर जो वर्क डन होगा और A से B तक जो पाथ पर वर्क डन होगा वो आपस में बराबर होगा या नहीं। मतलब पाथ पर फिर अगर बराबर हो गया तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो रहे, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये आप इसको A से C तक ले जाइए, C से B तक ले जाइए, तो दोनों का जो वर्क डन होगा जोड़ करके वो A से B के बराबर होगा। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं A से B तक वर्क डन। तो मान लीजिए आप ये जो पाथ पर ले जा रहे हैं, जिस पाथ पर चार्ज को ले जा रहे हैं, ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर यहाँ एंगल थीटा बना रहा है तो आप ध्यान से देखिए, अभी हमने फार्मूला बताया था WAC इज इक्वल टू माइनस Q0 A to C E डॉट dr। अब E डॉट dr, वेक्टर E डॉट dr के बीच एंगल कितना है, देखिए जरा यहाँ से, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये अगर ये थीटा है
तो यहाँ पर ये थीटा होगा और ये 90 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इतना 90 होगा, ये क्या होगा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उनके बीच जो हमारा एंगल है वो कितना बन जाएगा 90 प्लस थीटा। तो जब आप इसको ओपन करोगे वेक्टर ई डॉट डी आर तो याद आएगा ई डी आर कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ लिखोगे माइनस साइन थीटा। तो ये यहाँ पर क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट ई साइन थीटा यहाँ बराबर आ गया ए टू सी डी आर आ गया। ये हमारा ए टू सी और डी आर बचा। अब ए टू सी डी आर ये किसके बराबर है, देखिए ए टू सी अगर आप इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये लेंथ ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लेंथ ए सी हमने लिख लिया। अब हम हमारा टारगेट है कि इस लेंथ ए सी की वैल्यू जो है हम थोड़ा सा चेंज करके रखना चाहते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में देखिए ट्रायंगल ABC में अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा निकालिए इस ट्रायंगल में, तो ये आ जाएगा AB अपान AC। ठीक है, तो यहाँ से AB अपान AC निकाल लिया, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपान AC। अब यहाँ से देखिए AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू यहाँ पर हमने D लिया है, ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस D है, तो D अपान AC हो जाएगी। अब यहाँ से हमको AC पुट करना है, तो यहाँ से अगर हम AC निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D अपान साइन थीटा। क्लियर है, AC इज इक्वल टू क्या हो गया D अपान साइन थीटा। इस AC की वैल्यू उठा के यहाँ पर आप रख दीजिए, तो अगर AC की वैल्यू रखेंगे तो WAC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए Q नॉट E हो जाएगा Q नॉट E साइन थीटा D अपान साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर Q नॉट ED। मतलब इस चार्ज को A से C तक पॉइंट तक ले जाने पर आपका जो वर्क डन होगा वो होगा Q नॉट ED। हमने A से C तक वर्क डन निकाल लिया। अब नेक्स्ट वर्क डन हमको C से B तक निकालना है, तो वर्क डन WCB हो जाएगा माइनस Q नॉट, फार्मूला फिर वही जो पहले आपको बताया गया था C2B E डॉट DR। तो अगर यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज पार्ट की रखोगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है DR, तो इनके बीच E और DR के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो 90 डिग्री ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस टॉपिक को हम आगे भी पढ़ाएंगे कि पॉइंट C से पॉइंट B पर आप जब जा रहे हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि पॉइंट C से पॉइंट B तक जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब हम पॉइंट A से पॉइंट C, पॉइंट C से पॉइंट B तक आ गए, और इस केस में टोटल हमारा वर्क डन कितना हुआ देखिए, तो WAC प्लस WCB ये हो गया QED प्लस 0, दैट इज QED। क्लियर, समझ गए। अब हम लोग निकालना चाहते हैं WAB। अगर हम चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर जो मूव कराएं, अब हम चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर मूव कराना चाहते हैं, तो आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो माइनस Q नॉट E A टू B E डॉट DR, इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि A डॉट B जब आप ओपन करते हैं तो AB cos थीटा होता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ ओपन करेंगे तो माइनस Q नॉट बाहर हुआ, A टू B E DR cos 180। क्लियर, cos 180 माइनस 1 होता है, ये हो गया Q नॉट E A टू B DR। अब देखिए A टू B इंटीग्रेट करोगे, A टू B DR ये किसके इक्वल आएगा D के, ये किसके इक्वल आ गया D के। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ट्रिमेंडस रिजल्ट, बहुत ही जो आगे चलकर बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। आपने क्या निकाल लिया कि A टू C, C टू B जाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज QED, और A टू B जाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज Q नॉट ED है, Q नॉट ED, और यहाँ पर भी जो वर्क डन होगा Q नॉट ED, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वर्क डन केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है। इसको आपने यहाँ पर प्रूफ करके देखा। तो अगर पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। अब आप क्लास 11th में देखिएगा कि वहां पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो वहां पर आप देखिएगा कौन कौन से स्पेशल फार्मूले यूज हुए थे। हमने बताया था कि अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो ये फार्मूले यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। वो फार्मूले आपको वहाँ पर समझाए गए थे, बताए गए थे। वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था, जो फोर्स से कुछ रिलेट कर रहा होगा, ग्रेडियंट करके कुछ होगा, आप उसको रिकॉल करिएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको समझाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए अगर आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन पोर्शन ज़्यादा है तो एक हो सकता है एक बार वीडियो देखने में समझ में ना आए, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको आसानी से 100% समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि एकदम नई चीज़ है जो आप पढ़ रहे हो। आपके 12th का जो कोर्स है वो इनिशियल स्टेज में है। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन प्रोसेस पढ़े भी नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखकर इसको करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आसानी से निकलेंगे और मोर क्वेश्चंस हम आपको और भी सॉल्व करवाएंगे इनके ऊपर। थैंक यू।